नमस्कार विद्यार्थियों, ऐतिहासिक दिन की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा उस टॉपिक के अंतिम चरण के बारे में जिसे हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं, और इस चरण की अंतिम प्रक्रिया के पार्ट 6 के रूप में मैं आज आपसे बात करूँगा वैदिक सभ्यता के बारे में। विद्यार्थियों, जब भी वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए विविध तथ्यों को काफ़ी गंभीर रूप से समझाने की कोशिश करूं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों, हम आपसे बात करेंगे वैदिक आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, वर्ण व्यवस्था से जुड़े हुए विविध पहलुओं के बारे में और उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवेश से जुड़े हुए विविध तथ्यों की तरफ मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न करूँगा। तो आइए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं आर्यों के जीवन के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। विद्यार्थियों, जब आर्यों ने इस देश में प्रवेश किया, यदि हम प्रोफेसर मैक्समूलर के इस कथन को सत्य माने या अधिकांश या स्वीकृत तथ्य माने कि आर्य मध्य एशिया से दुनिया के अधिकांश हिस्सों में गए और आर्यों की एक शाखा ईरान की तरफ गई जो इंडो आर्यन कहलाई, जो ईरानी आर्य कहलाई, और दूसरी शाखा भारत की तरफ आई वो इंडो आर्यंस कहलाई। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्यों ने जब इस देश में प्रवेश किया, आर्यों ने जब भारत में प्रवेश किया, तब तक वे सभ्यता के एक सोपान की तरफ बढ़ चुके थे। यानी आर्यों का जो स्वरूप इससे पहले एक शिकारी के रूप में था, वो अब एक स्थायित्व ले चुका था। वे पशुपालन युगीन अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर चुके थे, वे चारा का प्रधान अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर चुके थे। और विद्यार्थियों, उनके आर्थिक जीवन का संबंध उनके राजनीतिक जीवन से भी था। यदि हम वैदिक आर्यों के राजनीतिक जीवन की बात करते तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन की अगर हम बात करते तो हम ये पाते कि सबसे नीचे की इकाई के ऊपर परिवार हुआ करता था। और विद्यार्थियों, परिवार एक ऐसी इकाई थी जो उनके राजनीतिक जीवन की भी सबसे छोटी इकाई थी और सामाजिक जीवन की भी सबसे छोटी इकाई थी। परिवार का जो मुखिया होता था वो परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका रखता था, और परिवार के मुखिया की बात को मानना, परिवार के मुखिया की बात का सम्मान करना परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती थी। और सामान्य तौर पर हम इस बात के उदाहरण देखते हैं और बड़े पैमाने पर उदाहरण मिलते हैं कि परिवार का मुखिया परिवार के सदस्यों के प्रति उदार होता था। लेकिन कई बार हमें कुछ कठोर मुखियाओं का भी उल्लेख मिलता है, और साथ ही साथ हमें ये भी उल्लेख मिलता है कि संतानों ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और माना। जैसे कि हमें इस बात की जानकारी कठोपनिषद में मिलती है, जब हम ये देखते हैं कि छोटे से बालक नचिकेता के द्वारा कई बाल सुलभ प्रश्न बार बार किए जाने के कारण झुंझला कर उसके पिता ने उसको ये कहा कि जा, मैंने तुझे यमराज को दे दिया। तो विद्यार्थियों, नचिकेता एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यम के द्वार तक जा पहुंचा। तो ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण देकर ये समझाने की कोशिश की हमें कि उस दौर के परिवार का आधार क्या था। जब कई परिवार आपस में मिलते थे तो वे बनते थे कुल, यानी खानदान, और कुल का मुखिया कहलाता था कुलप। और जब कई कुल आपस में मिलकर बनते थे तो वे कहलाते थे गांव, और गांव का मुखिया कहलाता था ग्रामीण। कई गांवों का समूह कहलाता था विश, और विश का मुखिया कहलाता था विशपति। और विश से ऊपर की जो इकाई थी इनके आर्यों के राजनीतिक जीवन की इकाई, विद्यार्थी, वो थी जन। जन काफ़ी महत्वपूर्ण इकाई थी और जन का मुखिया राजा कहलाता था। विद्यार्थियों, राजा या मुखिया पद का निर्माण इसलिए हुआ कि आर्यों को जरूरत महसूस हुई एक ऐसे व्यक्ति की जो एक व्यवस्था को कायम कर सके, लॉ एंड ऑर्डर्स को कायम कर सके। इसलिए आर्यों ने अपने में से एक व्यक्ति को राजा चुना और उसे टैक्स दिया, उसे बलि के नाम से कर दिया और उसकी ताकत को मजबूत किया। और उस राजा से ये अपेक्षा की जाती थी कि वह जनता के प्रति, वह अपने विश के प्रति निष्ठावान रहेगा, वफादार रहेगा। और यदि ऐसा नहीं किया करता या निरंकुश होने की वो कोशिश करता तो इस प्रकार के राजा को पद से च्युत किए जाने का, पद से हटाए जाने का भी प्रावधान है। यद्यपि सामान्य तौर पर राजा की स्थिरता की बात कही गई है और विश यानी विश की जनता ये प्रार्थना करते हैं कि उनका राजा ध्रुव रहे, स्थिर रहे।
जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है कि अथर्ववेद के ऋचाओं में कहा गया है कि जिस प्रकार से पृथ्वी पृथ्वी ध्रुव है, स्थिर है, सूर्य ध्रुव है, चंद्र ध्रुव है, पर्वत ध्रुव है, उसी प्रकार से हमारा राजा भी ध्रुव रहे, स्थिर रहे, मजबूत रहे। इसके साथ साथ हम विद्यार्थियों ये भी देख रहे हैं, इस दौर के अंतर्गत हमें दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, समिति और सभा नाम की संस्था। विद्यार्थियों, ये वो संस्थाएं थी जो राजा की निरंकुशता पर एक प्रकार से नियंत्रण कायम करती थी, राजा को सलाह देने का कायम करती थी। जब हम समिति की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि समिति के सदस्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी और ये लगभग, इसकी तुलना यूनान के नगर राज्यों से की जा सकती है कि जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग, यानी राज्य का हर नागरिक अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार रखता था। तो समिति में भी ऐसा माना जाता था कि बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को या सभी लोगों को इससे जुड़ने का अधिकार था और अपनी बात रखने का अधिकार था। दूसरी थी सभा। सभा में सदस्य कम हुआ करते थे और सदस्य वाक्पटु होते थे, निपुण होते थे और राजा को सलाह देने का काम करते थे। इनकी संख्या काफ़ी कम होती थी और इसके अंदर योग्यता के आधार पर लोगों का चयन किया जाता था। विद्यार्थियों, हमें अथर्ववेद में इस प्रकार के बहुत सारे मंत्र मिलते हैं जिससे हमें ये पता पड़ता है कि वाक्पटुता या भाषण देने की कला काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई थी उस दौर के अंतर्गत और यह देवताओं से प्रार्थना की जाती थी ऋग्वेदिक, अपने वैदिक उपासक के द्वारा कि देवता उसे वाक्पटु बनाए, भाषण देने की कला में निपुण बनाए। इस प्रकार की कलाओं की इसमें बातचीत कही जाती थी। तो विद्यार्थियों, हमें इस दौर में आर्यों की जो सबसे बड़ी इकाई के रूप में जन और जनपद का उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आर्यों की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे ताकत बढ़ी और साथ साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जब मजबूती हासिल हुई और उत्पादन और वितरण के संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण राजा के पास आया, तो जनपदों के स्थान पर महाजनपदों के निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई और ये बड़ी राजनीतिक इकाइयाँ थी। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें उत्तरी भारत में 16 मुख्य महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और आगे चलकर हम ये देखते हैं कि इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद काफ़ी शक्तिशाली हुआ और उसे साम्राज्यिक ताकत हासिल करके मगध साम्राज्यवाद के नाम से या मगध साम्राज्य के नाम से उभर कर वो सामने आया। विद्यार्थियों, जब यहाँ के हम सामाजिक ढांचे की बात करें तो हम मुख्य रूप से शुरुआती दौर में 4 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह डिवीजन कर्म आधारित था। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल की ऐतिहासिकता पर संदेह किया जाता है, इसके ऊपर शोध कार्य जारी की कहीं ये प्रक्षिप्त तो नहीं है, ऐसा माना गया कि यंश बाद में जोड़ा गया। लेकिन फिर भी हो, जो भी हो, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में जब यह कहा गया कि एक आदि पुरुष के शरीर के विविध अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई तो ये डिवीजन कर्ममूलक था। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में व्यवस्थाएं और ज़्यादा जटिल होती गई और ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मिलकर इस व्यवस्था को वंशानुगत कर डाला। इस दौर में हमें ब्रह्म क्षत्रिय संघर्ष के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, जब हम देखते हैं कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के धर्म पर अधिकार को चुनौती दी। और इस दौर में हमें बहुत सारे ऐसे लोगों का उल्लेख मिल रहा है, ऐसे क्षत्रियों का उल्लेख मिल रहा है जिन्होंने कि ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाले सबसे पहले क्षत्रिय ही माने गए। इसमें हमें काशीराज अजातशत्रु, पांचाल नरेश प्रवण जाबाली और विदेहराज जनक जैसे तत्वज्ञानी लोगों का भी हमें इस दौर में उल्लेख देखने को प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, इस दौर के अंतर्गत जब भी हम आर्यों के आर्थिक जीवन की बात करते हैं, वैदिक सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात करते हैं, तो हम ये पाएंगे कि ये लोग कई प्रकार की फसलों से परिचित थे। ये गेहूँ की खेती करते थे, जौ की खेती करते थे, चने की खेती करते थे और भोज्य पदार्थों में दूध, दही, घी आदि का सेवन करते थे। विद्यार्थियों, ये एक ऐसी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, जो अपने आप में घोड़े की ताकत से परिचित थी और लोहे की ताकत से परिचित थी। हिंदुस्तान में लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोह युग की शुरुआत मानी जाती है, जब उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के प्रमाण मिल रहे हैं। तो लोहे का प्रयोग करने वाले और घोड़े की ताकत से परिचित आर्य इस देश के अंदर अपने आप में बहुत सारे विविध प्रकार के परिवर्तनों के कारक बने। कालीबंगा सेंटर में अंदर बड़े पैमाने पर यज्ञ वेदिका और हवन कुंड के प्रमाण मिल रहे हैं, जिससे कि आर्यों के हमें धार्मिक विश्वासों और संकेतों का पता चलता है। तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपसे काफ़ी बातें की
वैदिक सभ्यता के मूल स्वरूप को जानने की कोशिश की, उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन से जुड़े हुए विविध प्रकार के तथ्यों को मैंने 6 भागों में बांटने की कोशिश की। इसके बावजूद विद्यार्थियों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आपको लगे कि हमें इस तथ्य के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप मेरे से कभी भी व्हाट्सएप नंबर 9928482295 पर कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।